पटा 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 लगाओ, पटा लगाओ। एक खटपटा आवाज नहीं होना चाहिए, खटपट फटपट। शांति में बैठो, स्थिर से। आइए मारेंगे उठ साला, पटपट मारेंगे उनको। फिर कुछ भी नहीं पूछना है जब तक उठेंगे नहीं। बटा भी स्थिर से, गाना गा रहा था अंदर से। पढ़ाने शुरू करने वाले हैं यहाँ, पूछेगा ये भी। हेलो, तो चलिए आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम लोग फिर लाइव क्लास जो है वो करने वाले हैं। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो करेंगे। यानी जो विद्यार्थी 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक के, उनके लिए यह क्लास जो है वो होने वाला है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को शेयर कर दें, ताकि अन्य छात्र भी जुड़ सके और लाभ उठा सके। तो जल्दी से आप लोग जुड़िए और फिर देखते हैं कि आज के क्लास में हम क्या पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। तो फटाफट जो है आप लोग जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य छात्र भी जुड़ सके जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा के। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग जो है आज करने वाले हैं, यानी कि MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको कैसे कम समय में उन प्रश्नों को हल करना पड़ता है। तो चलिए हम अब क्लास जो है वो शुरू करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम 8 बजे जो है लाइव क्लास आने वाले हैं। तो चलिए अपने क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब धीरे धीरे प्रश्नों को हम आगे लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आप देख रहे हैं कि P/Q के रूप में, P/Q के रूप में 0.6 को क्या कहते हैं या फिर कैसे लिखा जाता है P/Q के रूप में। तो 4 ऑप्शन जो है वो आपके सामने है। पहला जो ऑप्शन है वो है 3/5, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है 6/10,
तीसरा ऑप्शन है 1/2 और चौथा ऑप्शन है 3/10। यानी 4 ऑप्शन जो है इसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे और फिर आपको इसका जो राइट आंसर है वो बताना होगा। ठीक है, तो बताइए कि 0.6 को अगर हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो हमारा मान इन चारों में से क्या होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम ये जान सकें कि कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं और कितने विद्यार्थी नहीं। ठीक है, चलिए तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 3/5 ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? 3/5। कैसे होगा? तो इसका आंसर जो है वो हम 6/10 भी जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये दोनों जो आंसर है ए और बी ये दोनों सही होगा। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी आप टिक लगा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मिसप्रिंट हो गया है, शायद इसी कारण से 2 सेम आंसर जो है हमारे पास अवेलेबल है। तो 3/5 कैसे होगा? क्योंकि 0.6 है, तो देखिए जब 0.6 क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है जिसको हम लोग दशमलव कहते हैं इसको हटाएंगे। तो हटाने की प्रक्रिया क्या है कि दशमलव के बाद दाईं तरफ जितना भी अंक होगा, चाहे 1 अंक हो, 2 अंक हो, 3 अंक हो, जो भी अंक रहे, 1 लिख करके हम उतना 0 बैठाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि दशमलव के दायां तरफ एक ही अंक है, सिर्फ 6, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख करके सिर्फ 1 0 ही बैठाएंगे। लेकिन 2 अंक रहेगा तो 1 0 क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, अर्थात 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6/10 जो है वो हमारा ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा यानी मानक रूप में, तो देखिए हम इसे 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार में, और 2 से 10 को अगर काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो 3/5 भी जो है हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन आपको ऑप्शन में इस प्रकार के ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले क्वेश्चनों को काफ़ी चेक किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2 या 3 आंसर जो है किसी भी प्रश्न का हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे तो आप ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी दोनों में से किसी को भी मारेंगे तो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम यानी ए बी का क्या है। यानी ए और बी अगर 2 अभाज्य संख्या है तो उसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो कोई भी जब अभाज्य संख्या हम लेंगे और उसका जब एलसीएम हम निकालेंगे तो उन दोनों संख्याओं को आपस में गुना ही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि 3 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और 1 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। अब इसका हम एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे तो यह दोनों किसी नंबर से तो कटेगा नहीं, है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको आपस में गुना कर लेंगे। यानी कोई भी अभाज्य संख्या हो, सभी अभाज्य संख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से ए और बी भी एक अभाज्य संख्या ही है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप एलसीएम निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो ए और बी को आपस में गुना कर देना है। तो जब ए और बी को आपस में गुना किया जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी ए बी हो जाएगा। यानी ए गुना बी बराबर क्या होगा, ए बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि 4 माइनस रूट 3 और बटा 4 प्लस रूट 3 है। ठीक है, क्या यह प्रमेय संख्या है, क्या यह अप्रमेय संख्या है, क्या यह पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 नंबर यहाँ पर दिया गया और दोनों ही बटा में है। यदि यह सेम नंबर रहता तो दोनों को हम काट सकते थे एक बार में, तो एक हमारा क्या हो जाता, पूर्णांक या प्रमेय संख्या हो जाता। लेकिन हम देखते हैं कि 4 माइनस रूट 3 एक अप्रमेय संख्या है और नीचे भी अप्रमेय संख्या ही है। ठीक है, लेकिन सेम है नहीं तो हम इसे काट सकते नहीं हैं। तो किसी भी अप्रमेय संख्या में किसी अप्रमेय संख्या से अगर भाग देंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वह अप्रमेय संख्या ही होगा, बशर्ते दोनों अलग अलग नंबर होना चाहिए। अगर सेम नंबर है तो फिर तो उसका आंसर 1 आ जाएगा और फिर वो हो जाएगा प्रमेय संख्या। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अप्रमेय संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या है। यहाँ भी आपको अप्रमेय संख्या ही सिलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है ही। अंडर रूट 16 है, अंडर रूट 9/4 है। तो ये जो रूट है वो 9 और 4 दोनों पर है, ऐसा आप नहीं समझिएगा कि केवल 9 पर ही है। अच्छा, उसके बाद अंडर रूट 10 है और अंडर रूट कितना है, 4। तो बताइए कि इनमें से अप्रमेय संख्या कौन होगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे अप्रमेय संख्या जो है वो बताना है। तो देखिए, अगर हम 16 का वर्गमूल निकालते हैं तो 4 निकलेगा, तो 4 क्या हो गया, ये हो गया प्रमेय संख्या। ठीक है, अंडर रूट 9/4 है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। क्यों होगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। लेकिन 10 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए आप 10 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, अर्थात यह एक अप्रमेय संख्या होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर करते रहें ताकि अन्य छात्र भी जुड़ सके और समझ सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 5 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, यानी रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, क्या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या फिर 4 होगी। 4 ऑप्शन तो है ही आपके पास, तो बताइए और कमेंट कीजिए कि आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा। ठीक है, तो कमेंट करते जाइए ताकि समझ में आ सके कि कितने बच्चे मैथ अच्छी तरह से जानते हैं और कितने बच्चों को नहीं पता है। चलिए तो बताइए 5 नंबर का जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए जल्दी से बताइए, आपका टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है। चलिए तो हम बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, 1। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, रैखिक के जगह पर अगर द्विघात बहुपद होता तो फिर आंसर होता 2, और यदि रैखिक के जगह पे त्रिघात बहुपद होता तो फिर हो जाता शून्यकों की संख्या कितना, 3।
ठीक है, यानी रैखिक के लिए 1 लिखेंगे, द्विघात बहुपद के लिए 2 लिखेंगे और त्रिघात बहुपद के लिए कितना लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 6। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। ठीक है, कौन बहुपद आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1/x + x, दूसरा है x² + √x, तीसरा है x³ + 2x + 1 और चौथा है √x + 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुपद है कौन। तो याद रखिएगा कि बहुपद में जो चर होता है, चर का मतलब अंग्रेजी का जो लेटर है, यानी x, y, z, a, b, c, d कोई भी है ना, वह कभी अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, वह कभी बटा में नहीं होना चाहिए और ना ही कभी चर के ऊपर कोई पावर माइनस में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, x³ + 2x + 1। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं कि x जो है बटा में है, ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं कि x, इसे हम लोग चर कहते हैं, ये अंडर रूट में है और ऑप्शन नंबर डी में भी x क्या है, रूट के अंदर में है। ठीक है, हाँ यदि 1 पर रूट रहता तो फिर यह बहुपद हो जाता, लेकिन अभी जो है आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। फिर भी कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो अवश्य कमेंट करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि यदि बहुपद p ऑफ x बराबर x² - 2x + 1 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा × बीटा का मान कितना होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है और आपको अल्फ़ा × बीटा का मान बताना है। 4 ऑप्शन तो आपके सामने है ही, तो बताइए कि अल्फ़ा × बीटा का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा × बीटा, जिसको हिंदी में हम लोग शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। ठीक है, तो चाहे आप शून्यकों का गुणनफल कहिए, चाहे अल्फ़ा × बीटा कहिए, बात सेम है। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है, c/a। ठीक है, और यदि शून्यकों का योगफल होता यानी अल्फ़ा + बीटा होता तो -b/a होता। ठीक है, तो पहले तो आप फॉर्मूला को याद रखें, तभी आपसे जो प्रश्न हल हो पाएंगे। चलिए, तो c का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए x² का जो गुणांक होता है वह a का मान होगा, जो कि हमने पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, और b का मान जो होगा वो x का गुणांक होगा, यानी यहाँ पे -2 जो है वो x का गुणांक है, तो -2 हमारा b का मान हो गया। और c का मान जो है ये अचर पद, जिसको कि हम लोग संख्या या नंबर कहेंगे, इसको हम लोग अचर पद भी कहते हैं गणित की भाषा में। तो ये अचर पद है जो कि c का मान है। ठीक है, यानी c का मान 1 हो गया, b का मान -2 हो गया और a का मान x² का गुणांक, यदि आगे में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 जो है वह a का मान हो गया। तो c/a, तो c का मान कितना हो गया हमारा, 1 हुआ, तो 1 लिख लेते हैं, और बटा a का मान कितना हुआ, तो a का भी मान 1 ही हुआ, तो 1/1 बराबर तो 1 ही हुआ, है कि नहीं। यानी हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं 8 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि द्विघात बहुपद x² + 5x + 6 के शून्यक हैं, यानी शून्यक यहाँ बताना है।
पहला जो ऑप्शन है वो -3,2 है, दूसरा है -2,3, तीसरा है 2,-3 और चौथा है -2,-3। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आपके पास 2 रास्ते हैं इसका आंसर बताने के लिए। पहला रास्ता है कि आप इस बहुपद का जो है गुणनखंड करके शून्यक निकाल लें, और दूसरा आपके पास रास्ता है कि जो भी ऑप्शन दिया गया है उसका मान x के स्थान पर बैठा करके हल कर दें। तो कैसे बैठाएंगे? तो x के स्थान पे जो 2 शून्यक दिया गया है एक एक करके यहाँ पे मान बैठाइए। यदि हल करने के बाद 0 आंसर आता है तो आप समझ जाइए कि वह जो ऑप्शन है, वो जो नंबर है, इसी बहुपद का क्या है, शून्यक है। और 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। तो चलिए हम बैठाते हैं। जैसे कि हमें लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना, मान लेते हैं ऐसा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में हम देखते हैं कि दूसरा जो नंबर है, यानी पहला नंबर छोड़ के दूसरा शून्यक, है ना। देखिए इसमें 2 है, इसमें -3 है, इसमें -3 है। तो सी और डी में तो मिल रहा है -3, लेकिन बी वाला में 3 और 2 है। तो पहले 3 बैठा के देख लेते हैं। अगर 0 आता है तो यह होगा, और अगर 2 बैठा के देखेंगे अगर 0 आता है तो ये भी हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं, या फिर आप ऑप्शन नंबर ए से भी चेक कर सकते हैं। यदि आपको दिक्कत लग रहा है तो आप ऑप्शन नंबर ए से भी चेक कर सकते हैं, और बिना लिखे। कोई जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न को हम लिख करके ही आंसर बताएं। जैसा कि यहाँ देखिए -3 दिया हुआ है पहला शून्यक। तो देखिए -3 अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर? फिर देखिए -3 को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना है तो +6 है। तो देखिए 9 प्लस में है, 6 प्लस में है, 15 हो गया प्लस में, और माइनस में भी 15 है। इसका मतलब कि यहाँ पे 0 आ गया, यानी -3 एक शून्यक तो होगा ही। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या यहाँ और किसी में -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो -3 दिया हुआ है ये सेकेंड वाला में, है ना, यानी दूसरे शून्यक में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और है 2, तो इसको भी बढ़ा के आप जांच कर लें। अगर 0 आता है तो श्योर ए नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मान बैठाते हैं। तो यहाँ देखिए अगर हम 2 बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। चलिए हम साइड में लिख लेते हैं 4। उसके बाद इसी 2 को हम यहाँ बैठाएंगे तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 प्लस में होगा। तो देखिए ये 10 प्लस में हो जाएगा, 6 प्लस में हो गया, और 4 भी जो है वो प्लस में हो गया। तो कभी भी अगर हल करेंगे तो 0 तो आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर नहीं होगा। लेकिन -3 अगर शून्य का आ गया है तो ये जो -3 वाला है इसी में से हमारा एक आंसर होगा। अच्छा, अब देखते हैं कि इसमें -3 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, तो 1 2 दिया है प्लस में, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में जो 2 था उसका मान बैठा के हम देख चुके हैं, 0 नहीं आया। तो इसका मतलब अब -2 बैठा के देखते हैं। ठीक है, तो जब -2 को बैठाएंगे तो 4 हो जाएगा प्लस में, और -2 को बैठाएंगे यहाँ 5 के बगल में तो हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, 10, और प्लस कितना हो गया, 6। तो देखिए 6 और 4 हो गया 10 प्लस में, और 10 हो गया माइनस में, तो कितना हो गया, 0। हो नहीं हुआ? इसका मतलब -3 बैठाते हैं तो 0 आता है, और -2 बैठाते हैं तो 0 आता है, यानी -3 और -2 वाला ही आंसर हमारा राइट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि -2 और -3 जो है इस प्रकार लिखा रहे। हो सकता है कि माइनस शुरू में लिखा रहे और -2 जो है बाद में लिखा रहे, लेकिन उसका शून्यक वो होगा। ठीक है, तो देखिए अगर ऑप्शन नंबर ए में अगर 2 के बगल में रहता माइनस दिया हुआ तो फिर ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। किसी एपी का nवां पद
यानी an बराबर 3n + 5 हो तो उसका सर्वांतर है, या सर्वांतर होगा 3, 5, 8 और 2। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बताइए कि सर्वांतर क्या होगा। ठीक है, तो बिना हल किए भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। कब बता सकते हैं? जब आपको जानकारी हो तब, जब आपकी तैयारी सही से हुई हो तब, जब आपको टीचर सही ढंग से पढ़ाया हो तब। ठीक है, और आप जैसे तैसे अगर कोर्स पूरा कर लिए हैं तो फिर आप ऐसे प्रश्नों को नहीं बता पाएंगे। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि यहाँ जो सर्वांतर का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ये जो 3 आगे में लिखा हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे n के बगल में, यानी n के पहले कोई भी अंक लिखा रहे और हमें अगर पूछ दे सर्वांतर का मान, ठीक है, तो हमारा आंसर यही 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। यदि आप बना के इसको जांच करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो आप बना करके भी आंसर मार सकते हैं, लेकिन आपका आंसर आएगा 3 ही। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि n का मान हम 1 बैठा लेते हैं, तो 1 × 3 तो 3 हो गया, और 5 जोड़ेंगे तो पहला पद हो गया 8। क्लियर? अगर n का मान हम 2 बैठाते हैं तो 2 × 6 और 5 कितना हो गया? 11, दूसरा पद हो गया। अगर हम n का मान बैठाते हैं 3, तो 3 × 9 और 5 कितना हो गया? 14 हो गया। तो इस प्रकार के जो है पद वो बढ़ते जाएंगे। और सर्वांतर हम कैसे निकालते हैं? तो दूसरे पद में पहले पद को घटा के, या तीसरे पद में दूसरे को घटा के, या फिर अगर चौथा पद दिया गया है तो उसमें से तीसरे पद को घटाएंगे। यानी किसी को भी घटाएंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा। तो देखिए 11 में अगर हम घटाते हैं 8 तो कितना बचेगा हमारे पास? 3 बचेगा, है कि नहीं? तो देखिए हमने क्या मारा है? ऑप्शन नंबर ए 3 ही तो मारा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कैलकुलेशन करके भी आप आंसर दे सकते हैं, या आप बिना कैलकुलेशन भी आंसर दे सकते हैं, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो शेयर करते रहें, है ना, ताकि अन्य छात्र भी जुड़ सके, अन्य छात्र भी जो अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से कर सके और अच्छा परफॉर्मेंस कर सके एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोई भी अगर यहाँ पे पद दिया गया हो या श्रेणी दिया गया हो, ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे पदों को घटा के देख लें कि सब में जो सर्वांतर है वो सेम है या नहीं। यानी सर्वांतर पहले निकाल लें। कैसे निकालिएगा? तो 9 में 1 को घटा के और 25 में 9 को घटा के, यदि सेम आता है तो वह समांतर श्रेणी में है, सेम नहीं आता है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। क्लियर? जैसे कि 9 में अगर हम 1 घटाते हैं तो 8 बचता है, लेकिन जब 25 में 9 घटाएंगे 8 तो बचेगा नहीं, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, अच्छा अगला जांच कर लेते हैं। 2, 4, 6, 8, तो हम देखते हैं 4 में घटाते हैं 2, 2 बचेगा, 6 में घटाएंगे 4 तो भी 2 बचेगा, 8 में घटाएंगे 6 तो भी 2 ही बचेगा। तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। अगला है 3, 9, 27, तो 9 में घटाएंगे 3 तो 6 हुआ, लेकिन 27 में 9 घटाएंगे तो 6 तो आने वाला है नहीं, तो इसका मतलब ये भी समान श्रेणी में नहीं है। और 7, 14, 21, तो 14 में घटाएंगे 7 तो बचेगा 7, और 21 में 14 घटाएंगे तो बचेगा 7। यानी ये दोनों जो है समांतर श्रेणी में है, ये दोनों। ठीक है, लेकिन ये और ये समान श्रेणी में नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे हमारा 2 आंसर आ रहा है ना, लेकिन 2 आंसर आपको एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने लिया है वो मॉडल पेपर से लिया है। तो क्वेश्चन को बिना जांच किए जो है हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है, जिसके कारण यहाँ पे 2 आंसर हमारा सेम आ रहा है।
तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम यह करेंगे कि अगर यहाँ पे 9 दिया हुआ है तो हम यहाँ इसको 19 बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम 19 बना लेते हैं। तो अब हमारा जो है ये आंसर तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि बी और सी तो होगा ही, है ना। तो ये हमारा आंसर तो हुआ नहीं, तो इसको काट देते हैं, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन जो है बढ़ते हैं 11 की ओर, और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल है, यानी प्रथम विषम संख्या लें, चाहे हम 5 को लें, 6 लें, 7 लें, 8 लें, कितना भी संख्या हम ले लें, और यदि हमको उसका योगफल निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और विषम संख्या स्टार्ट होता है 1 से, और आप लोगों को पता ही होगा, यानी 1 क्या है, विषम संख्या है। 1 के बाद हो गया हमारा 3 के बाद हो गया विषम संख्या 5 के बाद हो गया 7, है ना। तो इस प्रकार से जो है विषम संख्या प्राप्त होता है ना। लेकिन जब हमें नंबर जोड़ना हो, है ना, कितना भी नंबर, तो कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने जो है वो दिए गए हैं, तो बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है विषम, है ना। तो प्रश्न को भी आप ध्यानपूर्वक पढ़े समझे, क्योंकि एग्जाम में कुछ प्रश्नों को घुमा फिरा करके दे देते हैं जहाँ बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, और वह रटाया हुआ आंसर जो है मार के आ जाते हैं, और फिर उनका जो है रिजल्ट हो जाता है ख़राब, है ना। इसलिए आप प्रश्नों को समझें, रटे नहीं। यदि आपको समझ में नहीं आती है तो पूछें, क्योंकि जितना आप पूछिएगा उतना अधिक सीखिएगा, है कि नहीं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, n², है ना। क्या होगा, n²। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1, 3, 5, 7 दिया हुआ है, 4 को संख्या है, अगर हमको जोड़ना है तो क्या करेंगे, संख्या कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया, 4 चौक 16। आप इसको जोड़िएगा तो भी कितना आएगा, 16 ही आएगा। चेक कर लीजिए, 3, 1, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16 हो गया। तो कितना भी आप नंबर ले लीजिए विषम, और आप n² का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपका योगफल ज्ञात हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि वह नंबर 1 से शुरू होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 12 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है समीकरण निकाय x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 का हल है। क्या द्वितीय हल है, अनगिनत है, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए, है ना। तब तक हम थोड़ा जांच कर लेते हैं कि किन लोगों ने कमेंट किया है और किन लोगों ने प्रश्न पूछा है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें पहले क्या करना होगा, यहाँ पे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का मान पहले निकालना होगा, है ना। जैसे कि A1 का मान यहाँ पे देखिए, x का जो गुणांक है 1, वो 1 हो जाएगा। A1 का मान तो 1 लिखेंगे, चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1। और A2 का मान जो है इस समीकरण में x का जो गुणांक है यानी 2, ये 2 हो जाएगा, तो 2 लिख लेंगे। फिर साइन देंगे यहाँ बराबर का, और फिर हम देखेंगे B1 का मान 2 है और B2 का मान 4 है, तो हम यहाँ 2/4 भी लिख लेते हैं। उसी प्रकार से C1 C2 का मान लिख लेंगे, तो -4 है, -12 है, तो इसको भी हम बराबर दे करके -4/12 लिख लेते हैं।
अब हम यहाँ जांच करेंगे कि क्या ये तीनों बराबर है। तो बराबर जांच करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सेम आंसर आ रहा है तो समझिए कि वो दोनों बराबर है। जैसे कि 4 को अगर 1 से गुना करते हैं तो 4 आएगा, और 2 को 2 से गुना किए तो भी 4 आएगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर हुआ। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ से गुना करते हैं, यहाँ माइनस देना है, ठीक। तो 12 दूनी हो गया 24, लेकिन इधर से जब गुना करेंगे तो 4 चौक हो गया 16। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं हुआ। तो यदि शुरू में अगर बराबर हुआ तो शुरू में अगर बराबर नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे अद्वितीय हल, और यहाँ अगर बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई हल नहीं। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। और यदि ये भी बराबर हो जाता, यानी A1/A2 बराबर होता B1/B2 और बराबर हो जाता C1/C2, तो फिर आपका आंसर हो जाता अनगिनत हल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। 2 रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। यह है 1 2 0 अनंत, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो रेखाएं हैं यदि प्रतिच्छेदी हुई तो फिर एक हल, ठीक है। यदि समांतर हुई तो कोई हल नहीं, और यदि संपाती हुई तो अनगिनत हल। तो चूंकि यहाँ पे समांतर दी गई है इसलिए यहाँ पे वो क्या होगा, कोई हल नहीं, यानी 0 हल। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर होगा कितना, 14 होगा ना। चलिए 14 नंबर, के किस मान के लिए x + 2y = 3 और 3x + ky = 9 संपाती रेखाएं हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि संपाती रेखाएं में A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर हो जाता है C1/C2। तो आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, k का मान बताना है। तो सब बराबर है, चलिए हम B1/B2 और बराबर कर लेते हैं C1/C2। तो देखिए B1 का मान हो गया 2 और B2 का मान हो गया k, तो 2/k लिखेंगे, और C1 का मान हो गया 3 और C2 का मान कितना हो गया 9। अब इसको हल करते हैं, तो 3 से काटेंगे 9 को कितना बार में, 3 बार में, और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k का मान कितना हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे कितना हो गया 6। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि x, 3, 4, 5 का माध्य यदि 4 हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है। और 4 ऑप्शन जो है आपके सामने दिए गए हैं। तो बिना लॉन्ग प्रोसेस के भी आप बना सकते हैं इस प्रश्न को, है ना। तो कुछ प्रश्नों को आपको शॉर्ट प्रोसेस से ही बनाना आपके लिए बेहतर होगा, समय बचेगा और अधिक से अधिक आप प्रश्नों का हल जो है वो दे पाएंगे। चलिए आपको बता दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 संख्या दी गई है, एक x, एक 3, एक 4, एक 5, 4 संख्या है, और माध्य कितना है उसका 4, है ना। कितना दिया माध्य 4, यानी माध्य भी 4 और संख्या भी 4। तो इसका मतलब हो गया कितना 16 हो गया, ठीक है। और हमें 16 पुराना है इस संख्या को जोड़ करके। तो हमारे पास जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होता है, तो देखिए 3 और 4 7 हो गया, 7 और 5 कितना हो गया 12। तो जब 12 हो गया तो कितना मेरे पास घट रहा है 16 में से, तो 12 हो गया, इसका मतलब 4 जो है घट रहा है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 16 में से 12 को यहाँ घटा लेते हैं। तो बताइए कितना बचेगा, बिल्कुल सही 4 बचेगा,
यानी x का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन को ही करेंगे, है ना। कल फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग और भी ऐसे ही प्रश्नों को देखेंगे इसी टाइम में, यानी कि 8 बजे के आसपास। तो यदि आपको मैथ सीखना हो, मैथ की तैयारी करनी हो, तो आप 8 बजे जुड़ सकते हैं हमारे लाइव क्लास में और सीख सकते हैं। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही।